डियर फ्रेंड्स, जो आपका मैं ये लेसन बना रहा हूँ आज, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रामर में जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के स्टूडेंट्स को, उनके लिए है। लेकिन ये ग्रामर आपके सभी जगह काम आएगी। आपको इंग्लिश सीखनी है तो भी आप इस ग्रामर को ज़रूर सीखिए। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो इस टाइम पर है। कंटिन्यूस का मीनिंग अभी तक हमने या आप सभी ने जो सीखा है वो सीखा था स्कूलों में बच्चों को जब सिखाते ना टीचर, स्पेशली जो हिंदी या पंजाबी मीडियम वाले स्कूल है वहाँ पर टीचर ये सिखाते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है, भूल जाओ इसको। कंटिन्यू की डेफिनेशन वैसे याद कीजिए जैसे अंग्रेज अपने बच्चों को याद करवाते हैं। वो क्या याद करवाते हैं? द प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। इसका मीनिंग ये है कि आपने किसी काम को करना स्टार्ट किया हुआ है और वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने उस काम को करना शुरू तो कर रखा है लेकिन वो काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप ये देखिए थोड़ा धुंधला है, काफ़ी जूम किया मैंने इसको। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? मार्क आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, वेटिंग फॉर द ट्रेन, इसका मीनिंग क्या है कि इसने वेट करने का काम शुरू किया हुआ है, यानी कि ये इंतज़ार कर रहा है, अभी इसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। ओ आई कैन हियर इट, इट इज़ कमिंग नाउ। अब यहाँ पर जो ये इट है, ये इट और इज है, इट इज़ कमिंग नाउ। जब आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलते, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनका, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मीनिंग होता है शॉर्ट फॉर्म। इट इज़ कमिंग नाउ, यहाँ पर जो इट है ये ट्रेन के लिए यूज हुआ है, जो ट्रेन है वो आ रही है, तो इट इज़ कमिंग नाउ, यानी कि ट्रेन के आने का काम कंटिन्यू में है। अब ये उस ट्रेन को आने का सुन सकता है। अब सीन एक और देखिएगा क्या है यहाँ पर। साराज ट्रेन इज लेट, सारा की ट्रेन लेट है, सो शी इज फोनिंग मार्क। अब यहाँ पर दो चीज़ें, जो स्टूडेंट थोड़ी हाई लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली, यहाँ पर जो इज है ये है मेन वर्ब, ये चैप्टर 7 में आएगा आगे। और यहाँ पर जो इज है ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कब होती है? जब इसके बाद कोई और मेन वर्ब होती है, खास तौर से जब इंग फॉर्म लगी हुई हो तब ये मेन वर्ब होती है। सॉरी, तब इजएमआर हेल्पिंग वर्ब होते हैं जब इनके पीछे कोई इंग फॉर्म लगी होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने। अब कंटिन्यू के एग्जाम्पल टेंस सेंटेंसेज बनते कैसे हैं ये समझना है आपने। द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी। अब यहाँ पर ये जो बी है ये समझें, बी एक हेल्पिंग वर्ब है और इसकी फॉर्म है फर्स्ट, 4 होते हैं, ये मोस्टली टीचर 3 पढ़ाते हैं, इज आर एम और ये खुद बी, ये इसकी 4 फॉर्म होती हैं। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज और वर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। ये ध्यान रखना आपने। तो प्रेजेंट फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इज एम आर और बी, इनमें से आपने ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सी हैं? इज, एम और आर, यानी कि इनमें से कोई एक आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस एन इंग फॉर्म। अब इंग फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे गो है तो गो के पीछे आपने इंग लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए आई एम लुकिंग और आई एम लुकिंग, अब ये क्या है? आई और एम अलग अलग है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जब आई प्लस एम होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं, आई एम। इसका प्रोनाउंसिएशन आई एम हो जाएगा।
यू वी दे आर लुकिंग, अब आई के साथ तो आपने एम यूज करना है, यू वी दे, और कोई भी प्लूरल नंबर आ जाए, प्लूरल नंबर जैसे माय ब्रदर्स, माय फादर्स, माय फादर नहीं सॉरी, माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, तो यहाँ पर मदर और फादर दोनों हो गए, यू वी दे आर। अब यहाँ पर ये होगी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अगर आपने वी प्लस आर लिखना है तो आप लिखेंगे वी आर। ही सी इट और कोई सिंगुलर जैसे माय फादर माय मदर, ये सिंगुलर हो गए, तब आपने इज लगाना है। शी इज लुकिंग। नेगेटिव में क्या होता है कि इज एम आर के बाद आपने नॉट। नोट को याद रखने का सिंपल सा तरीका है, कुछ स्टूडेंट्स, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उनको आती है इंग्लिश में, जो बिल्कुल इंग्लिश से डरते रहे हैं अभी तक, वो डरें मत। अब उनका डर ख़त्म करने के लिए ही मैं बैठा हूँ, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मोस्टली मेरा फोकस उन बच्चों पर है जो किसी वजह से इंग्लिश को सीखना ही नहीं चाहते हैं, कि नहीं जी ये तो हमें बोर करती है, हमें डर लगता है, हम इंग्लिश सीख जाएंगे जी। ऐसा ऐसा मेरा मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है इंग्लिश पढ़ाने का, तो उस सारी लाइफ में मैंने ऐसे बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है इंग्लिश के बारे में, स्पेशल फोकस उनके ऊपर रहा है कि आप इंग्लिश से मत डरिए, इंग्लिश आपके लिए मैं बहुत इजी करने वाला हूँ। तो आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, इसमें आई एम और ये हो गया नॉट। नॉट आपको तीसरे नंबर पे ही यूज करना होता है, सिंपल सा यूज ये है, आई नॉट एम नहीं होगा, आई एम नॉट होगा। तो आई एम नॉट, यू वी दे आर नॉट, ही इज सी इट इजंट लुकिंग, तो ये सब चीज़ें आपने यूज करनी है। क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। इस इज एम आर को आपने सबसे पहले यूज कर देना। ये इज एम आर क्या है, एक तरह से ये समझ लो कि जब हम किसी गांव के बच्चे को पहली बार शहर भेजते हैं ना, तो उसके साथ साथ एक फ्रेंड भेज देते हैं कि भाई तू जा, ये तो बेचारा अभी नादान है, अनसमझ है, तू जा इसके साथ जा। तो वो सारी पूछखिच, सारे पूछताछ वो उसके साथ गया हुआ एक्सपीरियंस्ड बंदा करता होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछना हो आपने, हम थोड़े सीनियर को आगे कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब को, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम गेटिंग द लंच रेडी, मैं लंच तैयार कर रहा हूँ। वी आर लुकिंग फॉर ए पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर जो लुक फॉर है ना, लुक फॉर, इसका मीनिंग होता है सर्च करना। मैं यहाँ पर लिखे जाऊंगा, आपने बस इसको ध्यान से देखना है मेरे वीडियो को। लुक फॉर का मतलब आई एम सर्चिंग फॉर ए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मीन्स डाक खाना। रशल इजंट वियरिंग हर न्यू ड्रेस। अब यहाँ पर वियर के बारे में आपने ध्यान देना है कि जब कोई काम आप कंटिन्यू करते हैं, जब कोई काम आप कंटिन्यू करते हैं तो वो काम कर रहा होता है, लेकिन वियर के बारे में क्या मतलब है, इसका मीनिंग लेना है पहने हुए होना, पहने हुए होना, ये नहीं कि पहन रही है, पहने हुए होना। हु इज विकी डांसिंग विद। अब जो पुराने टाइम थे जब हमने कभी इंग्लिश सीखनी शुरू की थी, तब हम इस चीज पर विशेष ध्यान देते थे कि यहाँ पर होम आना चाहिए, विद होम, विद होम। लेकिन अभी ये ग्रामर कह रही है कि हु के साथ भी काम चल जाएगा। हु इज विकी डांसिंग विद, विकी किसके साथ डांस कर रहा है, पहले होता था विद होम इज विकी डांसिंग, लेकिन आजकल क्या होता है, हु इज विकी डांसिंग विद, विकी किसके साथ डांस कर रहा है। खैर, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने लर्निंग को। वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू से दैट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। अब बात यह आती है कि इसका यूज क्या है। इसका यूज सबसे पहला मोटा क्या है, सबसे मेन यूज क्या है कि जब भी आपके लिए कोई काम, आप किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार आप किसी काम के बीच में हैं, आपने किसी काम को करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने अभी क्या काम करना शुरू किया हुआ है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और ये काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू मतलब मैंने टीच काम करना शुरू किया और वो अभी भी कंटिन्यू है। तो वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि हम किसी काम के बीच में हैं, वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आई एम गेटिंग द लंच रेडी का मतलब क्या है कि बंदा किचन में है और लंच प्रिपेयर करने का काम
लगातार हो रहा। आई एम वेटिंग मीन्स दैट आई एम इन द मिडल ऑफ ए पीरियड ऑफ वेटिंग। वेटिंग करेंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, यहाँ पर ए पीरियड ऑफ का मतलब हो गया उस टाइम के बीच में हूँ। वेट करने का जो टाइम चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है। द वेट इज नॉट येट ओवर, अभी तक मेरी वेट खत्म नहीं हुई है, अभी तक मैंने वेट अपनी खत्म नहीं की है। वी कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ समथिंग बट नॉट एक्चुअली डूइंग इट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इस लाइन का मीनिंग समझिएगा, जो ये लाइन कह रही है वी आर इन द यूज ऑफ वी इन द मिडल ऑफ बट नॉट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मैंने मेरे एक फ्रेंड से एक बुक ली कि मुझे बुक चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है जी। मैंने बुक ला के घर पे रख दी, पढ़ता जा रहा हूँ उसको, 2 पेज कभी पढ़ता हूँ, 4 पेज कभी पढ़ता हूँ। एक दिन मेरे दोस्त से मुलाकात होगी, दोस्त ने मेरे से बुक वापस मांग ली कि भाई वो बुक पढ़ ली। मैंने कहा नहीं, मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ। अब मेरे हाथ में तो बुक है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अभी बुक पढ़ रहा हूँ। वाई, क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैंने बुक पढ़ने का काम शुरू किया हुआ है और वो काम अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ है। बेशक मैं अभी बोलने के टाइम पर मैं उस काम को नहीं कर रहा, लेकिन वो काम तो चल रहा है मेरा। तो ये यूज हो गया। आई मस्ट गेट बैक टू द ऑफिस, वी आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पर बोलने के टाइम पर तो बंदा प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं रहा, लेकिन कहाँ पर काम चल रहा है? ऑफिस में। ऑफिस में वो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और वो काम पूरा अभी नहीं हुआ है। आई एम क्वाइट बिजी दीज डेज, मैं इन दिनों में बहुत बिजी हूँ। आई एम डूइंग ए कोर्स एट कॉलेज, यानी कि कोर्स कर रहा है कोई बंदा कॉलेज में, अभी तो नहीं कर रहा, वो तो कहीं और बैठा है, कॉलेज में कोई कोर्स चल रहा है। वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड। द, जिन चीजों को पूरा होने में बड़ा लंबा टाइम लगता है, बड़ा लंबा टाइम लगता है। अब धरती एकदम से तो गर्म नहीं हुई, धीरे धीरे धरती गर्म होती जा रही है, होती जा रही है। नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग, ये नहीं है कि रातों रात सड़क पर 10 लाख कारें उतर गई, नहीं, धीरे धीरे। कभी 5 नई गाड़ियां निकल के आई हैं शोरूम से, कभी 10 गाड़ियां निकल के आई हैं। साल होते होते आप सोच के देखिए, सड़क पर 3-4 लाख कारें आराम से बढ़ जाती हैं पूरे देश में। तो ये क्या है? ये है जब कोई काम धीरे धीरे लंबे टाइम तक चेंज होता है। फॉर द फ्यूचर मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज यूनिट, ये हम आने वाले यूनिट में सीखेंगे। प्लेइंग बैडमिंटन, आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विद मैथ्यू टुमारो। अब इसका यूज क्या है मैं आपको थोड़ा सा आज बता देता हूँ, नहीं तो आपके माइंड में ये रहेगा कि पता नहीं सर ने क्यों नहीं बताया। और हाँ, अगर आप मेरे जैसे रहे, जब हम स्टूडेंट थे, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, तो हम तो ये कह देते थे कि टीचर को अभी खुद नहीं आता, टीचर रट्टा मार के आएगा। हम बोल देते थे ऐसा कि भाई आज टीचर को नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ाया, टीचर कल इसको रट्टा मार के आएगा तब पढ़ाएगा। लेकिन मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ अब, क्योंकि जैसे हम रहे थे हमें डर लगता है कि अगर आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आप भी ये कह दोगे कि टीचर कल रट्टा मार के आएगा। तो मैं आपको आज ही बता देता हूँ, आप मेरे बारे में ऐसे मत बोलना। बोलने वालों को तो देखो हम रोक भी नहीं सकते, ठीक है ना, लेकिन हमें खुद को, हम जैसे थे, हम चाहते हैं कि कम से कम हम वैसे आपको मौका ना दें। अगर हम, हमारे टीचर हमें मौका दे देते थे, तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं मौका दूं। मैं पढ़ के आया हूं भाई पहले ही एडवांस में। तो आई एम प्लेइंग बैडमिंटन विद मैथ्यू टुमारो, यहाँ पर ये है कि मैंने मैथ्यू के साथ बैडमिंटन खेलने का डिसीजन ले लिया है, मेरी तरफ से तैयारियां पूरी हैं और मैं ये काम कल करूंगा ही करूंगा। मेरी तरफ से अपनी तैयारियां पूरी हैं, जिस काम का हम डिसीजन फाइनल कर चुके हैं तो उसके लिए हमने ये यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये टेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, अभी और अच्छा समझ में आएगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस है नेक्स्ट पेज पर, वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड से व्हाट पीपल आर डूइंग। आपने इन पिक्चर्स को देखना है और फिर बताना है कि लोग क्या कर रहे हैं। यूज दीज वर्ब्स, हमने वर्ब्स यूज करनी है, कैरी, पेंट, प्ले, राइड और टेक। यूज दीज ऑब्जेक्ट्स, ए बाइसिकल, ए पार्सल, ए फोटो, ए पिक्चर, बास्केटबॉल। अब हमने इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटेंस बनाना है इन वर्ब्स का यूज करते हुए। तो अब इनको देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले देखें जो फर्स्ट एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल देखिएगा। यहां पर ये साइकिल के पहिए आपको नजर आ रहे हैं।
साइकिल 2 पहिए का व्हीकल है, इसको चलाने के लिए हम राइड वर्ब यूज करेंगे, तो ही इज राइडिंग ए बाइसिकल। अब यहाँ पर बाई भी समझ लीजिए, मेरे से नहीं रुका जाएगा बिना बताए आपको। बी आई का मीनिंग होता है टू। अब साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं, तो इसलिए इसको बी आई को 2 पहिए के लिए यूज किया गया है बाई। बाई मीन्स, अब एक वर्ड होता है यूनी। जोकर आपने देखा होगा सर्कस में, वो 1 पहिए वाली साइकिल चलाता, वो होती है यूनिसाइकिल। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे भाई डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनको पैरों से कोई लाचारी है, कोई प्रॉब्लम है, पैरों में कोई दिक्कत है, तो वो क्या यूज करते हैं? ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल का मीनिंग 3 पहिए वाली चीज। तो यहां पर आपको यानी बाई के ऊपर बात हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट फोटो देखिएगा, क्या है ये? आपको यहाँ पर बास्केटबॉल दिखाई दे रही है, ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो पहला सेंटेंस क्या बनेगा? दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस लिख देना है, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। तो पहला सेंटेंस हमारा हो गया, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पिक्चर क्लिक हो रही है, लड़की है, आप देख रहे हैं, बाल बड़े हैं थोड़े से। शी आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज, अब वर्ब क्या है? टेक, और क्या कर रही है? फोटो। सेंटेंस क्या लिखेंगे हम? शी इज टेकिंग ए फोटो। फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा सेंटेंस में, ये जरूरी है। शी इज टेकिंग ए फोटो। नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पेंट हो रहा है। किस चीज का पेंट हो रहा है? पिक्चर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, थर्ड की हम बात कर रहे हैं, ही इज पेंटिंग ए पिक्चर। अब हम यहाँ पर सेंटेंस लिख देंगे, ही इज पेंटिंग ए पिक्चर। ही इज पेंटिंग ए पिक्चर। नेक्स्ट आप देखिएगा फोटो, क्या है? ये पार्सल को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक पार्सल है, दिस वे अप उल्टा पकड़ा हुआ है इन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन हम सेंटेंस करेक्ट बनाएंगे। तो अब हम सेंटेंस को लिखेंगे, टाइप करेंगे, दे आर कैरिंग ए पार्सल। दे आर कैरिंग ए पार्सल। तो इस तरीके से आपने देखा ये सेंटेंस, सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, इनके यूज। रसेल इज इन द कंप्यूटर रूम एट कॉलेज। रसेल कहाँ पर है? इज इन द कंप्यूटर रूम में है। कहाँ पर वो कंप्यूटर रूम? कॉलेज में। कंप्लीट हर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मीनिंग होता है बातचीत।
गलबात विद एंड्रयू, एंड्रयू के साथ इसकी बातचीत को पूरा करिए। पुट इन ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है कि आपको वर्ब के पीछे इंग यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई एम राइटिंग। यहां पर आप देखें आई एम राइटिंग, आई और राइट दे दिया। अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इज एम आर और इंग यूज करना पड़ेगा। आई के साथ आपका क्या रहेगा, एम। आई एम राइटिंग ए लेटर टू ए फ्रेंड, ही इज ए डिस्क जॉकी। अब ये जो डीजे होते हैं ना, डीजे आप सभी बोल देते हैं जी डीजे लाएंगे, तो डीजे को जो प्ले करता है, डीजे को जो बजाता है वो कौन होता है, डिस्क जॉकी। ये आपको पता होना चाहिए। विकी एंड आई, यहां पर विकी एंड आई ये दो पर्सन है, एक नहीं है। आप गलती क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, एम देख लेंगे, आई आ गया जी एम है। यहां पर आई को नहीं देखना आपने, यहां पर ये देखना है कि ये बंदे कितने हैं, कितने आदमी है यहाँ पर, दो, एक विकी है और एक आई है। अब विकी एंड आई क्या कर रहे हैं, विकी एंड आई क्या कर रहे हैं, ट्राई वर्ब आई हुई है। विकी एंड आई आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिस्को। आर को हमने छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर छोटा अक्षर यूज करना है, स्मॉल लेटर्स यूज करने, कहाँ पर आपने बड़े लेटर्स यूज करने। तो विकी एंड आई आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिस्को। ऑर्गेनाइज का मीनिंग होता है किसी काम को करना, तो हम क्या कर रहे हैं कि डिस्को पार्टी अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट साउंड्स अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे जो स्टूडेंट्स कभी आइल्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं ना, कभी भी, और वैसे भी अगर इंग्लिश को अच्छे नेटिव स्पीकर के लेवल की सीखनी है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। कुछ को बीमारी होती है ट्रांसलेशन की, साउंड आ गया जी, साउंड माने तो आवाज़ होती है जी, साउंड माने आवाज़ होती है, मानता हूँ, लेकिन ये बात सुनकर फील कैसा हो रहा है भाई, बहुत सारा काम कर रहे होंगे, है ना। तो दैट साउंड से लॉट ऑफ वर्क का मीनिंग है कि फिर तो आप बहुत सारा काम कर रहे होंगे भाई, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे। तो दैट साउंड से लॉट ऑफ वर्क का मीनिंग ये है कि तुम तो बड़े बिजी हो भाई, बहुत काम कर रहे हो तुम, तो इसकी मीनिंग ये लेनी है, ये नहीं कि भाई आवाज़ बहुत काम की आ रही ना। मुझे क्या फील हो रहा है कि वो काम बंदे बहुत काम कर रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, हाउ आर यू फाइंडिंग टाइम। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है हाउ आर यू फाइंडिंग, हाउ आर यू फाइंडिंग टाइम फॉर योर स्टडीज। तुम अपनी पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल रहे हो। वेल एज आई सेड, अब विक्की भी तो मेरी हेल्प कर रहा है ना, तो विक्की इज हेल्पिंग मी। विक्की इज हेल्पिंग मी। अब मेरी हेल्प कर रहा है कौन, विक्की। तो सब कुछ क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। वी आर गेटिंग ऑन ऑल राइट, तो सब कुछ हमारा ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है हमारा। वी आर नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट। अब हम इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो ये मेरे को अपनी स्टडी से दूर नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट टेकिंग मी अवे फ्रॉम माई स्टडीज।
इट इज़ नॉट टेकिंग मी अवे फ्रॉम माई स्टडीज, डोंट वरी अबाउट दैट, ओह सॉरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, देखिए आप क्वेश्चन मार्क लगा देखिएगा। तो जब क्वेश्चन मार्क आपको लगा दिख गया तो इसका मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखनी पड़ेंगी। हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे जी। तो कैसे लिखेंगे, आर यू वेटिंग फॉर दिस कंप्यूटर, यस बट देर इज नो हरी, कोई जल्दबाजी नहीं। अब फिर इन्होंने क्या बोला, आई एम करेक्टिंग द लास्ट बिट ऑफ द लेटर। आई एम करेक्टिंग द लास्ट बिट ऑफ द लेटर। अब यहाँ पर जो बिट है इसका मीनिंग है थोड़ा सा हिस्सा, जो लास्ट का हिस्सा बचा रह गया था। आई हैव नियरली फिनिश्ड, मैं लगभग काम पूरा कर चुका हूँ। तो ये सेंटेंस करेक्शन थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपना, वट कैन यू से इन दीज सेंटेंसेज, एड ए सेंटेंस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा दूँ। ए फ्रेंड रिंग्स यू अप इन द मिडल ऑफ नेबर्स, रिंग्स यू अप इसका मीनिंग होता है फ़ोन करना, ठीक है। आपका दोस्त आपको फ़ोन कर रहा है, कब कर रहा है, इन द मिडल ऑफ नेबर्स। अब ये जो नेबर्स है ये क्या है, ये है एक टीवी सीरियल, और ये कैसा सीरियल है मैं आपको ये बताता हूँ, योर फेवरेट सोप ओपेरा। अब ये सोप ओपेरा क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। जब कभी ये जो डेली के टीवी सीरियल आने शुरू हुए ना, इंग्लैंड में स्टार्टिंग हुई थी इनकी, तो इंग्लैंड में इनको दिखाया जाता था, टेलीकास्ट किया जाता था दोपहर को। अब दोपहर को कौन होते हैं घर पे, लेडीज़, जेंट्स सारे जॉब पर होते थे। तो उन टीवी सीरियल्स के बीच में साबुन की ऐड आती थी, साबुन की, तो इसलिए उनको नाम दे दिया सोप ओपेरा। लेडीज को साबुन, कपड़े धोना, नहाना धोना, इन सब चीज़ों के लिए वो साबुन उनको दिखाते थे कि ये साबुन यूज करो, ये साबुन यूज करो। तो इसलिए इनका नाम सोप ओपेरा पड़ गया। मोस्टली लेडीज ज़्यादा देखती थी इन टीवी सीरियल्स को, तो वो नेबर्स एक टीवी सीरियल है। तो यहाँ पर इज इट इम्पोर्टेंट, कोई ज़रूरी है क्या ये फ़ोन कॉल, आई एम वॉचिंग नेबर्स, तो यहाँ पर नेबर्स का नाम पड़ोसी नहीं है। और वैसे भी आपको इंग्लिश की एक बात बता दूं, जब भी ये सिंगल पैरेंथेसिस में कोई नाम आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कोई ना कोई नाम ही है, कोई ना कोई टर्म है या कोई नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। ए फ्रेंड इज एट योर फ्लैट एंड सजेस्ट गोइंग आउट बट यू कैन सी रेन आउटसाइड। आपका दोस्त आपके फ्लैट पर आकर कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि सामने बारिश हो रही है बाहर, तो आप कहते हैं आई डोंट वांट टू गो आउट नाउ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता, लुक, क्या देखो, क्या देखो, अब इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाएंगे हम इसकी भी। इट इज रेनिंग। आउटसाइड की ज़रूरत नहीं है, आउटसाइड ही होती है, बाहर ही बारिश, बाहर ही हो रही है, बाहर ही दिख रही है मुझे। ये नहीं कि भाई हम आउटसाइड भी लिखेंगे, कई पूछेंगे जी आउटसाइड लिख सकते हैं, लिखने को कुछ मर्जी लिख दो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बारिश हो रही है तो बाहर ही हो रही है ना, घर के रूम के अंदर थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश तो बाहर ही पड़ रही है। ए फ्रेंड रिंग्स यू अप एट वर्क, सॉरी आई कांट टॉक नाउ, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते जी, आई एम वर्किंग।
मैं बात कर रहा हूँ। You want to get off the bus, but the man next to you is sitting on your coat. Excuse me. अब आप बस से उतरना चाहते हैं। यहाँ पर जो गेट ऑफ है, गेट ऑफ का मीनिंग होता है बस से नीचे उतरना, किसी भी व्हीकल से उतरना। तो गेट ऑफ का मीनिंग हो गया बस से उतरना। बट द मैन नेक्स्ट टू यू, लेकिन जो आदमी आपके साथ बैठा है, आपके बराबर बैठा है। नेक्स्ट टू यू का मतलब ये नहीं कि आपसे आगे या नहीं, आपके जो बराबर बैठा है, इज सिटिंग ऑन योर कोट, वो आपके कोट के ऊपर बैठा हुआ। तो आपने उसको क्या सेंटेंस बोलना है? आपने उसको बोलना है यू आर सिटिंग ऑन माई कोट। सिंपल। You are sitting on my coat. A friend wants to talk to you, but you have just started to write an important letter. अब आपका कोई दोस्त आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपने अभी अभी एक लेटर को लिखना शुरू किया है। तो आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसको जवाब देंगे आई एम राइटिंग एन इम्पोर्टेंट लेटर। आई एम राइटिंग एन इम्पोर्टेंट लेटर। आप उसको ये जवाब दे देना है। वेरी सिंपल। आई एम राइटिंग एन इम्पोर्टेंट लेटर। You have been ill, but you are better now than you were. I am okay now. अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं I am feeling better. पहले के मुकाबले में अच्छा फील कर रहा हूँ। I am feeling better नाउ। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी कैम्ब्रिज की जो जॉन ईस्टवुड ने बुक लिखी है, कैम्ब्रिज ग्रामर। सॉरी, कैम्ब्रिज नहीं, माफ़ी चाहूँगा, मैं नाम ही गलत बोल गया इसका। ऑक्सफोर्ड ग्रामर जॉन ईस्टवुड की लिखी हुई ये बुक है। और ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उनके ये सेमेस्टर में होती है। आपको इस बुक को लेकर घबराने की, ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको देखना है। अगर आपको ये अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो ही आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको क्या चीज़ इसमें